क्यों शुभ संध्या। मैं आयुष कुमार एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा 5th टॉपिक वाइज साइंस बायोलॉजी का टेस्ट कंप्लीट हो चुका है और साथ में साइकोलॉजी के टेस्ट भी यहां पर कंप्लीट चल रहे हैं। आपके वीडियो सॉल्यूशन की आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट अवेलेबल करवा रखी है चैनल पर। अगर आपने नहीं देखी हो तो देख सकते हो। और 500 क्वेश्चंस भी मैंने यहां पर सॉल्व करवा रखे हैं आपके साइकोलॉजी के। उस इतना पढ़ लोगे ना, बहुत है यार इतना तो। और फिर आपको पता ही है कि इस टेस्ट का लेवल क्या होता है ना। टेस्ट का लेवल बड़ा ज़बरदस्त होता है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ, जिनकी मतलब यार ये नॉर्मल क्वेश्चन तो सभी को पता होते हैं, छोटी छोटी बातें जो होती है वो सभी को पता होती है, परंतु कंपटीशन सिर्फ 20% लोगों में होता है। आप रीट का एग्ज़ाम दे रहे हो, बाय द वे कोई दिक्कत नहीं, रीट का दो या कोई भी कॉम्पिटिशन दो, ठीक है ना। 100 क्वेश्चन तो हर कोई कर लेगा ना, 100 क्वेश्चन में तो हर कोई कर लेगा, ठीक है। मेन डिफरेंस कितना होता है 100 to 120 का, यानी कि 20 प्रश्नों का ही जो है डिफरेंस होता है सिलेक्शन के लिए। और उसी 20 क्वेश्चनों को डिफरेंस को आपको कवर करना है। 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स आपके जो है प्लस कैसे प्राप्त हो दूसरों से, है ना। तो आपको हर एक छोटी छोटी चीज़ों पर यहाँ पर ध्यान देना होगा। इसी के साथ हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या था हमारा, वृहदांत्र यानी कि कोलन, इसको कोलन बोला जाता है वृहदांत्र को इंग्लिश में, ठीक है। तो इनसे संबंधित नहीं है, मतलब 4 प्रकार वृहदांत्र के होते हैं और इसमें से जो है एक गलत है और उसकी जगह सही क्या होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आरोही वृहदांत्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग कोलन। असेंडिंग कोलन, थोड़ा सा असेंडिंग कोलन, ठीक है ना। थोड़ा सा इंग्लिश में वर्ड भी वगैरह देख लिया करो, यानी कि यह तो बात सही है, ठीक है ना, सही नहीं पूछा है। अवरोही वृहदांत्र, अवरोही वृहदांत्र मतलब डिसेंडिंग कोलन, ये भी सही बात है। असेंडिंग कोलन डिसेंडिंग कोलन दोनों सही है। अनुप्रस्थ वृहदांत्र, बिल्कुल यह भी सही है, इसे बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलन। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स कोलन, यह भी सही बात है। अनुदैर्घ्य वृहदांत्र नहीं होगा, यह बात गलत है। यहाँ पर इसका सही आंसर भी ऑप्शन नंबर 4 ही होगा, क्योंकि अनुदैर्घ्य कोलन जो है अनुदैर्घ्य वृहदांत्र नहीं होती हैं, इसकी जगह होती हैं सिग्मोइड कोलन, जिसे सिग्माकार वृहदांत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिग्माकार वृहदांत्र, सिग्माकार वृहदांत्र याद होना चाहिए। यह प्रश्न बन सकता है एग्जाम में, कुछ डीप भी जा सकता है एग्जामिनर। और ये कोई ज़्यादा डीप नहीं है, 10th बेस्ड है यार, अभी तो 10th बेस्ड लेवल है, इसमें कोई ज़्यादा डीप नहीं है। ऑक्जेंटिक सेल कहाँ होती हैं और यह किसका स्त्रवण करती हैं? तो प्रश्न जो था यहाँ पर स्त्रवण किसका करती हैं, मैं आपको यह बताता हूँ कि ऑक्जेंटिक सेल होती कहाँ है। जल्दी से मुझे बताओ, कौन बता सकता है कि ऑक्जेंटिक सेल कहाँ होती है? बताओ जल्दी से, कौन बनेगा रीटपति, जल्दी से बता दो। ऑक्जेंटिक सेल कहाँ होगी? तो ऑक्जेंटिक सेल होती हैं आपकी, जल्दी से बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ यार आपका। आमाशय में, कहाँ पे होगी? आमाशय में आपकी ऑक्जेंटिक सेल होगी और वह जो है किसका स्त्रावण करेगी? HCl का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही आंसर था। यह बात आपको एकदम से क्लियर हो चुकी होगी। निम्न में से कौन सा द्वितीयक श्वसन अंग है? जल्दी से बताओ आप, द्वितीयक श्वसन अंग कौन सा है? जल्दी से आप लोग मुझे बता दो। और इससे पहले इस डायग्राम का आप मज़ा ले लो, ठीक है। तो अगर मैं आपकी इस नाक को बंद कर दूं तो आप सांस कहाँ से लोगे? मुख से, यानी कि प्राथमिक जो था आपका नाक था, अगर इसको बंद कर दिया तो द्वितीयक श्वसन अंग कहाँ है? मुख। और कोई ऑप्शन ही नहीं है सांस लेने का, है ना। इन दोनों को अगर बंद कर दिए तो परलोक पहुँच जाओगे आप जल्दी से, ठीक है। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ग्लोमेरुलस कहाँ पाया जाता है? हेनले लूप में बिल्कुल नहीं, वृक्क नलिका में भी नहीं, रक्त नलिका में भी नहीं, बोमेन संपुट में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? बोमेन संपुट में आपका ग्लोमेरुलस पाया जाता है। इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि समय बड़ा कम है। और इसी के साथ अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 5, मानव शरीर में मूत्र बहाव के रास्ते में आने वाले अंगों का सही अनुक्रम कौन सा है? जल्दी से इसका सही आंसर करेंगे आप लोग, एक बार फटाफट से बता दो आप लोग फटाफट से।
यहाँ पर जो है इन सारों को पढ़ने की बजाय मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता देता हूँ ताकि आपका जो है समय खराब नहीं होगा। सबसे पहले होते हैं आपके वृक्क, ठीक है, वृक्क होते हैं ना, और वृक्क में होती हैं मूत्रवाहिनियाँ। मूत्रवाहिनियाँ, वृक्क में क्या होती है? मूत्रवाहिनी, ठीक है। पहले होगा वृक्क और वृक्क में क्या होगी आपकी? मूत्रवाहिनी। और मूत्रवाहिनी जो है आपकी जाके किस में मिलेगी? मूत्राशय में, और मूत्राशय से मूत्र मार्ग के द्वारा जो है आपका मूत्र बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न बड़ा शानदार था। सेल्यूलोज बहुल खाद्य पदार्थ रुक्षांश मानव के संतुलित आहार के लिए आवश्यक अवयव माने जाते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सेल्यूलोज के बारे में सत्य है? मेन बात तो यहीं पे आ गई, निम्न में से कौन सा कथन जो है सेल्यूलोज के बारे में सत्य है, ठीक है। प्रश्न का आंसर हम लोग करने जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 कहता है कि मानव में सेल्यूलोज पाचक एंजाइम नहीं होते हैं। बिल्कुल सही बात है, मानव में सेल्यूलोज पाचन के लिए कोई भी एंजाइम नहीं होता है। सेल्यूलोज एक कार्बोहाइड्रेट है जो मानव रुधिर में अवशोषित होकर ऊर्जा प्रदान करता है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत बात है। मानव में उपस्थित सेल्यूलोज पाचक जीवाणु सेल्यूलोज को रेशों में परिवर्तित कर देते हैं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे साफ लिखा हुआ है पाचक एंजाइम नहीं होते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पर बिल्कुल सत्य कथन है। और जो ये सेल्यूलोज का पाचन होता है ना, आपको पता है ना कि बड़े जो मवेशी होते हैं वगैरह, इनमें होता है सेल्यूलोज का पाचन। और प्राचीन समय में जो होते थे ना हमारे व्यक्ति, मतलब प्राचीन समय के जो व्यक्ति होते थे वो घास फूस भी खाते थे, तो उनमें सेल्यूलोज के पाचन के लिए वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स पाया जाता था, जो कि एक सीकम का भाग है, जो अभी वर्तमान में एक अवशेषी अंग के रूप में मनुष्य में पाया जाता है, ठीक है। तो यह तो बात नॉर्मल सी थी, ये तो आपको पता ही होगा। निम्न में से ग्रसनी की संरचना को 3 भागों में विभक्त किया गया है, इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, और अगर आप इसमें थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाते तो इसको आराम से कर पाते। कॉमन सेंस लगाते ही ये क्वेश्चन सोल्व हो जाता आपका, ठीक है। जल्दी से बताओ, अगर जिसको याद भी नहीं होता ना वो भी कर लेता। यहाँ पे नेसोफेरेंक्स बिल्कुल होती है, ग्रसनी का भाग होता है नेसोफेरेंस, ठीक है, जो नाक से जुड़ी हुई थी। ओरोफेरेंस भी होता है, मुख ग्रसनी जिसे बोला जाता है। हिंदी में लिख दूँ मैं थोड़ा सा, मुख ग्रसनी। कुछ को प्रॉब्लम भी थी शायद इंग्लिश लैंग्वेज, पर इतनी सी आपको आना ही चाहिए यार। एग्जाम में वो अगर मान लो इंग्लिश लैंग्वेज अगर डाल देगा तो फिर क्या करोगे वहाँ पे? नासा ग्रसनी। यहाँ पर नेक फेरेंक्स कुछ नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पर सही होगा। लेरिंगो फेरेंक्स जो होता है कंठ ग्रसनी बोलते हैं इसको, ठीक है, कंठ ग्रसनी। यहाँ तक की बात आपको एकदम से क्लियर होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर था। मानव शरीर में छोटी आंत और बृहद आंत्र की लंबाई का अनुपात है। देखो अनुपात बताना है यहाँ पर और सही ऑप्शन बताना है। तो छोटी आंत की लंबाई लगभग 7 से 8 मीटर होती है, ठीक है, 7 से 8 मीटर होती है। और वृहद आंत्र की बात कर रहा है। वृहद आंत्र का मतलब क्या हुआ, जल्दी से मेरे को बताएंगे आप लोग। वृहद आंत्र की बात अभी हमने पहले भी की थी, और वृहद आंत्र का मतलब होता है कोलन। क्या होता है? कोलन होता है। और इसका जो अनुपात होगा लगभग 1.3 होगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 8 में कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? 7:1। अरे बोलो, 7:1। बिल्कुल सही आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। इसके साथ अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्न में से पाचन के तंत्रों के भागों का सही ऑप्शन चुनिए जो पाचन के लिए कार्य नहीं करते। मतलब पाचन का कार्य नहीं करते हैं परंतु पाचन तंत्र का भाग हैं। जल्दी से बता दो। मुख गुहा और बृहदांत्र। तो मुख गुहा में पाचन होता है, बृहदांत्र में नहीं होता है हालांकि पाचन, ठीक है। बृहदांत्र में हालांकि पाचन नहीं होता है परंतु मुख गुहा में पाचन होता है। और प्राथमिक पाचन तो मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। आपको पता है लार वगैरह मिलना शुरू हो जाती है यहीं से, है ना। तो लार एक भोजन को पाचन करने का काम करती है। ग्रशिका और मलाशय, बिल्कुल यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ग्रशिका में भी किसी प्रकार का पाचन नहीं होगा और मलाशय आपके रेक्टम में भी किसी प्रकार का पाचन नहीं होगा। न तो ओसोफेगस के अंदर पाचन होगा और न ही जो आपका जो है रेक्टम है उसमें पाचन नहीं होगा। ओसोफेगस और
रेक्टम में बिल्कुल पाचन नहीं होगा। यहाँ पे फिर से मुख गुहा है, बिल्कुल पाचन होगा। छोटी आंत में तो आपको पता ही है बहुत ही ज़्यादा पाचन होता है, पर ग्रसिका में नहीं होता है, मलाशय में नहीं होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल सही यहाँ पर मानूंगा और ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर होगा। इसी के साथ अगले प्रश्न की बात करते हैं। भोजन पाचन के संबंध में सही क्रम बताना है आपको। बड़ा प्यारा प्रश्न था, शानदार प्रश्न था, बड़ा मुझे अच्छा भी लगा यह प्रश्न मेरे को डालना था। और जल्दी से बताओ मेरे को, अंतःग्रहण, पाचन, स्वांगीकरण, अवशोषण और निष्कासन, तो इसका सही क्रम मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा क्योंकि ये सारे ऑप्शंस एक जैसे हैं तो इसमें कन्फ्यूज़न है, क्रिएट हो रहा है थोड़ा सा ना। सबसे पहले होगी अंतःग्रहण की प्रक्रिया, ठीक है। किसकी प्रक्रिया होगी सबसे पहले, जल्दी से बताओ। अंतःग्रहण की प्रक्रिया होगी। इसके अंदर क्या करेंगे आप, भोजन को मुख गुहा के माध्यम से जो है आप भोजन को आपके मुख में रखोगे, ठीक है, अंतःग्रहण हो गया। पाचन स्टार्ट हो जाता है, आपको पता है, मुख गुहा से ही। तो यानी कि जस्ट इसके बाद कौन सी प्रक्रिया हो जाएगी, डाइजेशन की, पाचन की, है ना। फिर इसके बाद जस्ट जो है क्रिया होगी आपकी अवशोषण की, क्योंकि भोजन सीधा कहाँ जाएगा, सीधा तो नहीं जाएगा डायरेक्टली, तो घूमता घूमता ही जाएगा। तो इसके बाद पाचन के जस्ट बाद जो प्रक्रिया होती हैं वह होती है अवशोषण की। और अवशोषण आपको पता है किस में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। किस में होता है, छोटी आंत में होता है। किस में होता है अवशोषण, किस में होता है, छोटी आंत में। किस में होता है, छोटी आंत में। क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इस टाइप से विली लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती हैं जो क्या करती हैं, भोजन को अवशोषित कर लेती है। यह बात एकदम से आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। जैसे अवशोषण होगा उसके बाद होगी प्रक्रिया स्वांगीकरण की। अब स्वांगीकरण में क्या होगा, जो सेल, जो फूड की जो मटेरियल होते हैं, कुछ पोषक पदार्थ जो होते हैं वो सेल में क्या करेंगे, आपको प्रोटोप्लाज्म में घुलने लग जाएंगे। सेल के प्रोटोप्लाज्म में घुलने लग जाएंगे। यह प्रक्रिया कहलाएगी आपकी एसिमिलेशन, स्वांगीकरण कहलाएगी, ठीक है। एसिमिलेशन या स्वांगीकरण कहलाएगी। यहाँ पे लास्ट है निष्कासन, इसको मल त्याग करना कहते हैं, डिफेक्शन कहते हैं, ठीक है ना, मल त्याग करना कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर था यहाँ पर। अगला प्रश्न, मैंने वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की बात अभी जस्ट की थी। क्या होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जल्दी से मेरे को बताएंगे आप लोग। इस टाइप से होती है कुछ, है ना, इस टाइप से, बृहदांत शायद, है ना, हाँ। तो ये इस टाइप से क्या है, एक अलग ही अतिवृद्धि निकली हुई होती है ना। इस अलग ही अतिवृद्धि को कहते हैं हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है। क्या कहते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। और जो यह कौन से वाले भाग में पाई जाएगी, आपके बड़ी आंत के कौन से वाले भाग में पाई जाएगी, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है आपका सिकम वाले भाग में पाया जाएगा। बड़ी आंत के सिकम वाले भाग में पाया जाता है। आपके आरबीसी बुक मानती है, मतलब एक प्रकार से कनेक्टिव लिंक होती है ये छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच की, ठीक है। सिकम बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। इसके साथ अगले प्रश्न की हम बात करने जा रहे हैं। निम्न में से आमाशय में पाया जाने वाला एंजाइम है, रेनिन और पेप्सिन, दोनों सही है। रेनिन और पेप्सिन जो है दोनों बिल्कुल आपकी क्या है, आमाशय में पाए जाने वाले एंजाइम हैं, बिल्कुल इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। और रेनिन का क्या काम है, जल्दी से मुझे बता दो एक बार, रेनिन का काम, रेनिन का क्या काम है, जल्दी से कौन बताएगा, रेनिन का काम बता दो एक बार, फटाफट बोलो बोलो बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी। रेनिन का काम, ये छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, उनके अंदर क्या करता है, दूध का पाचन करने में मदद करता है रेनिन। और ये जो ज़्यादातर विकसित होता है ना, छोटे बच्चों में होता है, ठीक है ना। और पेप्सिन जो पेप्टाइड में बदल देता है ना, ये तो आपको पता ही होगा, इसमें तो कुछ ज़्यादा बोलने की बात ही नहीं है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये बड़ा अच्छा प्रश्न था और जिसको कुछ अच्छे से नॉलेज होगी ना वो इसको कर पाएगा। तो देखते हैं इस प्रश्न को क्या बोल रहा था। प्रश्न, कौन सा जबड़ा अस्थायी होता है। पहले तो मैं 2 जबड़े बनाऊँ आपके लिए, है ना, ये इस टाइप से 2 जबड़े, इस प्रकार से दांत लगे रहते हैं जबड़ों में, बिल्कुल सही है ना बात। ये लो भाई साहब, ये जबड़े, ठीक है। अब यहाँ तक कोई किसी को क्या प्रॉब्लम है क्या, जल्दी से मुझे बताओ। ये जबड़े वाला सीन समझ में आ गया क्या, जबड़े वाला सीन यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। तो एक होता है ऊपर वाला जबड़ा होता है, इसे बोलते हैं अपर जो, क्या बोलते हैं, अपर जो। और नीचे वाला जबड़ा होता है उसे बोलते हैं लोअर जो, ठीक है, लोअर जो, है ना।
अब मैं एक चीज़ और क्लियर करता हूँ, ऊपर वाला जो जबड़ा है, ऊपर वाला जो जबड़ा है वो बोलता है, क्या कहलाता है, क्या कहलाएगा ऊपर वाला जबड़ा, जल्दी से आप बताएंगे मुझे, मैक्सिलरी जो, क्या कहलाएगा, मैक्सिलरी जो, और ये एकदम क्लियर हो जाएगा, बस इसको सुनते जाओ, मैंडिबुलर जो कहलाएगा आपका नीचे वाला जबड़ा। ठीक है, अब आप एक बार ट्राई करो, कौन सा ऊपर वाला जबड़े को हिला सकते हो क्या, हिला सकते हो क्या, नहीं हिला सकते, परंतु नीचे वाले जबड़े को आप मूवमेंट करा सकते हो, हिला सकते हो, यानी कि अस्थायी जबड़ा कौन सा है आपका, नीचे वाला मैंडिबुलर जो, कौन सा, मैंडिबुलर जो। यह बात एकदम से क्लियर हो गई होगी, आपके दिमाग में सेट हो चुकी होगी, परंतु मैक्सिलरी जो होता है वह नहीं हिल सकता है, यानी कि स्थायी होता है। यहाँ की बात आपको एकदम से क्लियर हो चुकी होगी। इसी के साथ अगला प्रश्न की ओर, वाह क्या गजब का प्रश्न था ये, परंतु यहाँ पर मेरे ऑप्शन शो नहीं हो रहे हैं, और लास्ट वाला ऑप्शन था यहाँ पर, जल्दी से इसको एक बार लिख देता हूँ मैं आपके लिए। यहाँ पर लास्ट वाला ऑप्शन देखते हैं, 5 4 1 3 और 2। ठीक है, अरे यार कहाँ गया ये, चलो प्रश्न देखते हैं हम लोग। ठीक है, यह क्या कह रहा है, लास्ट वाले डायरेक्ट आंसर की बात करूंगा मैं, और आप लोगों ने जो गलती की है उस पर ध्यान देना आप सीधा। इसका सही आंसर होगा 5 4 1 3 2, यानी कि लास्ट वाला जो डी नंबर का ऑप्शन था उसमें ये था। सबसे पहले क्या होगा, उपयोगी हो चाहे हानिकारक हो, दोनों ही पदार्थों से युक्त रक्त निस्यंदन के लिए वृक्कों में पहुंचेगा, बिल्कुल पहुंचेगा, वृक्कों के अंदर जाएगा रक्त। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, उपयोगी पदार्थ को रुधिर में पुनः अवशोषित कर लिया जाएगा, करेंगे नहीं करेंगे, या उपयोगी पदार्थ भी उत्सर्जन के द्वारा बाहर निकल जाते हैं, नहीं निकलते हैं ना, यस बिल्कुल सही बात है। इसके बाद होगा ऑप्शन नंबर 1, जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ वृक्कों में मूत्र के रूप में पृथक कर लिए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे रुधिर तो पुनः उपयोगी पदार्थों को रुधिर में पुनः अवशोषित कर लिया जाएगा रुधिर से, ठीक है ना, परंतु जो अपशिष्ट पदार्थ होंगे वह वृक्कों में मूत्र के रूप में पृथक हो जाएंगे। फिर इसके बाद में क्या होगा, मूत्र वाहिनी से होता हुआ मूत्र मूत्राशय में चला जाएगा, और फिर क्या होगा, मूत्राशय में संचित मूत्र मार्ग जो है, जिसका दूसरा सिरा मूत्र रंध्र से जुड़ा हुआ होता है, उससे बाहर निकाल दिया जाता है। आशा करता हूँ एकदम से क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं हुआ तो एक बार और देखना, जल्दी से आपका एकदम से क्लियर हो जाएगा यह प्रश्न भी। अगला प्रश्न था, आहार नाल में निकला गया भोजन नीचे की ओर गति करता है। आहार नाल में निगला गया है, आहार नाल है ना, निगला गया, निकला नहीं है, निगला गया भोजन नीचे की ओर गति करता है, तो यहाँ पे पैरासाइटिक मूवमेंट होते हैं, ठीक है ना, पैरासाइटिक मूवमेंट के कारण ऐसा होता है, और उसे बोलते हैं क्रमांकुंचन की गति। बिल्कुल यह है ऑप्शन नंबर 1 सही होगा इसका आंसर। कोई गुरुत्वीय बल इतना नगण्य लगता है, इसका कोई विशेष महत्व नहीं है, और अष्टपुष्ट जीव का कोई आंसर नहीं होता है, पहला ही आंसर सही था। अग्नाशय ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं से निकलने वाला हार्मोन, जल्दी से बता दो, बीटा कोशिका की बात कर रहा है, ठीक है। प्रश्न संख्या जो है आपका 16 का आंसर होगा, बीटा कोशिकाओं से निकलेगा, इंसुलिन हार्मोन। क्या, इंसुलिन हार्मोन जो है आपका बीटा कोशिका से निकलेगा, और ग्लूकागोन आपकी अल्फा कोशिकाओं से निकलेगा। ये याद रखना, अल्फा कोशिकाओं से कौन सा निकलेगा, ग्लूकागोन हार्मोन, और बीटा कोशिकाओं से निकलेगा इंसुलिन हार्मोन। बिल्कुल आपको क्लियर हो चुका होगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। निम्न में से सत्य कथन बताना है, सभी पक्षी यूरियोटेलिक होते हैं। बिल्कुल नहीं होते, सभी पक्षी जो होते हैं यूरियोटेलिक नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ तक की बात एकदम से क्लियर हो चुकी होगी, क्योंकि सभी पक्षी यूरिकोटेलिक होते हैं, यूरिकोटेलिक होते हैं, यूरियोटेलिक नहीं होते, यूरिकोटेलिक होते हैं, ठीक है। सभी स्तनधारी यूरियोटेलिक होते हैं, बिल्कुल नहीं होते। सभी स्तनधारी यूरिकोटेलिक नहीं होते, यूरियोटेलिक होते हैं, यूरियोटेलिक होते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन था, अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन। सभी मनुष्य अमोनिटेलिक होते हैं, बिल्कुल नहीं होते। अगर स्तनधारी में मनुष्य हैं तो वो भी क्या होंगे, यूरियोटेलिक होंगे। यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी, यूरियोटेलिक, यानी कि सभी कथन यहाँ पर गलत हैं, सभी कथन क्या हैं, गलत हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मूत्र नलिकाएं, तंत्रिकाएं एवं रक्त वाहिनिकाएं से होकर वृक्क में प्रवेश करती हैं। जल्दी से मुझे बताएंगे प्रवेश किस में करेंगी, रक्त वाहिकाएं, रक्त नलिकाएं। यहाँ पर जो एक बनी होती खांच जैसी संरचना,
उसे बोलते हैं हम हाइलम, ठीक है, क्या बोलते हैं, हाइलम। और हाइलम से होती हुई जो है ये रक्तवाहिकाएं, तंत्रिकाएं और मूत्रवाहिनियां जो है वृक्क के अंदर प्रवेश करती हैं। हाइलम इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। पौधे की श्वसन क्रिया में कौन सी गैस छोड़ते हैं? चाहे जंतु हो चाहे पौधे हो, ठीक है, कुछ भी हो, श्वसन क्रिया में O2 ग्रहण करेंगे और CO2 को छोड़ेंगे, ठीक है। वो आप जो सोच रहे हो ना वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, और मैं पिछले वीडियो में उसको बहुत ही अच्छे से क्लियर कर चुका हूँ। और अगर अभी तक भी ये गलती कर रहे हो ना, कुछ भी नहीं होने वाला है आपका, ठीक है। अभी तक भी अगर ये गलती कर रहे हो तो श्वसन क्रिया की बात हो रही है, प्रकाश संश्लेषण की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, ठीक है। CO2 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका। कार्बन डाइऑक्साइड की यहाँ पर बात हो रही है, बिल्कुल सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। निम्न में से सत्य कथन नहीं है। अंतः श्वसन के समय पसलियां बाहर की ओर, डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है। बिल्कुल सही बात है। पसलियां जैसे ही सांस अंदर लोगे ना, पसलियां बाहर आ जाएगी और डायफ्राम नीचे जाने लगेगा आपका। एक बार ट्राई करना घर पे बैठ के अकेले में, ठीक है ना, नहीं तो घर वाले समझेंगे बेटा योगा कर रहा है क्या। योगा वाली बात समझ में आ जाएगी, और करना चाहिए योगा, वैसे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, नहीं। और देखते हैं अंतः श्वसन के अंदर वक्ष गुहा का आयतन घट जाता है। बिल्कुल गलत बात है, यानी कि इसका सही आंसर ये होगा, वक्ष गुहा का आयतन अंतः श्वसन के अंदर बढ़ेगा। अंतः श्वसन के अंदर वक्ष गुहा का आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आपको समझ में आ गई होगी बात। वायु फेफड़ों में भर जाती है, यह बात ठीक थी, यानी कि उपयुक्त सभी नहीं होगा, बी आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। निम्न में से सत्य कथन की बात कर रहा है। कॉकरोच एवं अन्य कीटों में श्वसन की क्रिया त्वचा के द्वारा होती है। प्रश्न संख्या 21 में क्या होगा? कॉकरोच और अन्य कीटों की श्वसन क्रिया त्वचा से नहीं होती है। इसकी त्वचा से नहीं होती, श्वास रंध्रों के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? श्वास रंध्रों के द्वारा होती है। श्वास रंध्रों के द्वारा, श्वास रंध्रों के द्वारा होती है, ठीक है। तो यह तो बात गलत हो गई हमारी। जलीय जीवों में जैसे मछलियाँ श्वसन क्रिया फेफड़ों से करती क्या? बिल्कुल नहीं करती, गलफड़ों से करती, गलफड़ों से, गलफड़ों से करती है ना, गलफड़ों से करती है। केंचुए जोंक में श्वसन क्रिया श्वास रंध्र से नहीं होती है, त्वचा से होती है। त्वचा से, किससे होती है? त्वचा से होती है। यानी कि उपयुक्त सभी कथन यहाँ पर गलत साबित हो चुके हैं, गलत हैं सभी के सभी कथन। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। जलीय प्राणी श्वसन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। कहाँ से प्राप्त करते हैं? जल्दी से बताओ। यह क्वेश्चन बड़ा शानदार था और जल्दी से इसका सही आंसर बताओ। तो यहाँ पर जलीय जंतु और पेड़ पौधों से तो वो भोजन प्राप्त करते हैं, भोजन, है ना, ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते, वायु से नहीं करते, जल से करेंगे, क्योंकि जल में होता है H2O, ऑक्सीजन होती है जल में, और जल की ऑक्सीजन से ही जलीय प्राणी श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। यह बात एकदम से आपको क्लियर हो जानी चाहिए। प्रश्न संख्या 23 की हम बात करते हैं। यह रिएक्शन जो है आपकी किससे संबंधित होगी? जल्दी से बता दो, रिएक्शन किससे संबंधित होगी? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, नन या फिर ऑल? ऑप्शन नंबर 1 सही है। यहाँ पे ये रिएक्शन जो है आपकी कंप्लीट अनाक्षी श्वसन से संबंधित है। अनाक्षी श्वसन से संबंधित रिएक्शन है ये, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली ऑक्सीजन उपस्थिति नहीं है ना। ऑक्सीजन उपस्थिति है यहाँ पे, जल्दी से मुझे बता दो, ऑक्सीजन उपस्थिति है इसमें? नहीं है ना, डायरेक्टली रिएक्शन हो रही है। और डायरेक्ट क्या बन रहा है आपका? एल्कोहल बन रहा है। क्या बन रहा है? एल्कोहल बन रहा है। एल्कोहल किस में बनेगा? अनाक्षी श्वसन में। और क्या बन रही है? CO2 मुक्त हो रही है ना, और 2 ATP ऊर्जा आपकी मुक्त हो रही है। यानी कि एनारोबिक जो रेस्पिरेशन होगा अनाक्षी श्वसन में यह प्रक्रिया होगी। एकदम क्लियर हो गया होगा बात आपको। ऑक्सी श्वसन में अंतिम उत्पाद के रूप में क्या प्रयुक्त होगा? ऑक्सी श्वसन की बात आ गई। अभी अनाक्षी श्वसन देखा था, अब जो है आपका क्या देख लेते हैं हम लोग जल्दी से, ऑक्सी श्वसन। तो थोड़ी सी एक रिएक्शन देखें, रिएक्शन देखें। C6H12O6 + 6O2, यानी कि ऑक्सीजन प्रयुक्त हो रही है। ऑक्सी श्वसन की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन प्रयुक्त करना है, ठीक है। रिएक्शन होगी, क्या क्या निकलेंगे? क्या क्या निकलेंगे? क्या क्या निकलेंगे? जल्दी से बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकल रहे, नहीं निकल रहे? और ऊर्जा कितनी मुक्त होगी? 38 ATP। कितनी ऊर्जा मुक्त होगी? 38 ATP। यानी कि क्या निर्मुक्त हो रही है यहाँ पे? उत्पाद के रूप में क्या बन रहा है? H2O और CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल। बोलो, अरे बोल, बिल्कुल सही है नहीं ये बात? कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा, क्या बनेगा?
कार्बन डाइऑक्साइड और जली तो बनेगा। अरे बिल्कुल समझ में आ गई होगी यहाँ तक की बात आपको। अगले प्रश्न पर चले। चलो, मनुष्य में अनुपस्थित लाल ग्रंथियाँ होती है, पैरोटिड होती है। अनुपस्थित की बात कर रहे हैं ना, पैरोटिड तो होती है उपस्थित। ये इंफ्रा ऑर्बिटल ग्रंथि नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती, गलत बात है ये। और सब मैंडिबुलर होती हैं और सबलिंगुअल होती है, यानी कि ये तीनों होती हैं और ये नहीं होती। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर चले। एक 10 वर्ष के बालक में किस प्रकार के दांत नहीं पाए जाते? जल्दी से ये मेरे को बता दोगे ना, मान जाऊंगा मैं। जल्दी से बता दो फटाफट। तो एक बार दंत सूत्र देखें, दंत सूत्र देखें। 2102 इंटू 2102, ये बालक का हो गया, ये बालक का दंत सूत्र हो गया। कौन से दांत नहीं पाए जा रहे हैं? प्रीमोलर। अरे जल्दी से बोलो, कौन से दांत नहीं पाए जा रहे हैं? फटाफट बोला करो यार। इंसाइजर है ना, इंसाइजर तो है, कैनियन भी है, कैनियन भी है, प्रीमोलर नहीं है यहाँ पे। प्रीमोलर 00 है ना, मोलर भी है, 2 तो मोलर तो है तो सही ना, 3 होते हैं पर 2 तो हैं यहाँ पर। तो प्रीमोलर बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। और एक बार मैं आपको व्यस्क जो है मनुष्य का दंत सूत्र बता देता हूँ, तो देख लो जल्दी से। 2123 क्या अपॉन 2123 इंटू आपका 2। और ये इस पर मैंने पूरा पाचन तंत्र पे वीडियो बना रखी है, आप जाके उसमें देख सकते हो। मैंने एक एक चीज़ वहाँ पर क्लियर की हुई। ये व्यस्क वाला है और इससे पहले जो अभी बच्चों वाला मैंने बता दिया था, और उसमें प्रीमोलर दांत नहीं पाए जाएंगे बच्चों में। अग्रचवर्णक जिनको बोलते हैं वह जो है बच्चों में नहीं पाए जाएंगे। और यह बड़ा प्यारा प्रश्न है। हाथी के जो 2 दांत दिखाई देते हैं ना इस प्रकार से, 2 बड़े वाले, गणेश जी के भी होते हैं, पर गणेश जी के 1.5 दांत रह गए बेचारों के। गणेश जी बड़े अच्छे इंसान हैं वैसे, और बुद्धि के दाता हैं, और आप लोगों को तो इनकी बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। ये हाथी बना दिया मैंने, अच्छा लग रहा है ना। ये हाथी के 2 दांत, तो इन दोनों दांतों की बात हो रही है। कौन से दांत होंगे? कृंतक, रंतक, कृंतक, रदनक, अग्र, चौर्णक और चौर्णक। ये आ गया आपके हिंदी में। इंसाइजर, कैनियन, प्रीमोलर या फिर मोलर। जल्दी से बता दो। तो ये आगे वाले जो दांत होते हैं ना, ये इंसाइजर होते हैं। क्या होते हैं? इंसाइजर, कृंतक दांत होते हैं। ये चीज़ याद कर लेना, कृंतक दांत होते हैं, इंसाइजर दांत होते हैं हाथी के आगे वाले दांत। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मेजर एक्सक्रिएटरी ऑर्गन, जल्दी से बताओ। मेजर एक्सक्रिएटरी ऑर्गन है ना, जल्दी से बता दो। मुख्य जो है उत्सर्जन तंत्र का अंग कौन सा है यहाँ पर? किडनी, ब्रोंकियाई, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेट्रा। तो बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर किडनी। किडनी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है एक्सक्रिएटरी सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सक्रिएटरी ऑर्गन मेजर पूछा था, मुख्य हो गया। मेजर का मतलब नहीं बड़ा हो गया, इसका मतलब ये भी नहीं होता है, मुख्य भी होता है। इंग्लिश के हर वर्ड का अलग अलग जगह अलग अलग मतलब निकलता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर किडनी बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। निम्न में से किडनी का कार्य नहीं है, जल्दी से बता दो एक बार। नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के माध्यम से बाहर निष्कासित करना, बिल्कुल सही बात है ये तो। जल का नियंत्रण करना, यह भी सही बात है। आंतरिक ताप का अनियंत्रण करना, बिल्कुल गलत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इससे पहले जल्दी से एक बार सेशन को लाइक कर दें और अपने साथियों के साथ शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, क्योंकि ऐसा मैटर आपको नहीं मिलने वाला है। और जल्दी से एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और साथियों के साथ इसको साझा कर दीजिए। लास्ट प्रश्न हम देखते हैं। यह प्रश्न आपकी रीट ने पूछ लिया। रीट ने पहले प्रश्न पूछा है, 2 ही प्रश्न पूछे अभी तक तो तंत्रों में से रीट ने, और उनमें से मैं एक तो लेके आई गया हूँ और एक कभी देखेंगे टाइम मिला तो। आमाशय की अम्लता का उपचार करने के लिए प्रयुक्त प्रति अम्ल कौन सा है? कास्टिक सोडा बिल्कुल नहीं, कास्टिक पोटास भी नहीं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।